बात समाप्त करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस नए मंदिर में आपने मुझे अंतरिम बजट 2024-2025 में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के अभिभाषण के समय सामाजिक न्याय की कोरी परिक्रमा की है, जैसे सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी, जिसका भाव यह है कि सभी लोगों का सभी क्षेत्रों में सबकी पहुंच में विकास का होना बताया गया है। ये जब तक किसी देश में सर्व समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार सहित शिक्षित होना नहीं पाया जाएगा, तब तक किसी राष्ट्र का सर्वगुण विकास होना अनुचित है। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के छात्रों को भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण के अधीन आने वाली रिक्तियों को उन वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा न भरकर एक NFS का टैग लगाकर उन रिक्तियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाना, यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार आरक्षण वर्ग में आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के हितों के लिए कितना सार्थक पहल कर रही है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अधिक से अधिक मत सरकार शिक्षा के लिए इस विशेष प्रयोजन के लिए आवंटित करे। हाल ही में राज्यसभा में माननीय सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 32,000 छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के बीच में पढ़ाई को रोक दिया, जिसमें से 52% छात्र छात्राओं की संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी में आते हैं। यह छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और PhD, IIT, NIT, IIM इत्यादि हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। बीच में ही वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई छोड़ना आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का परिचय है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहन कुमारी मायावती जी सरकार में SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को जीरो बैलेंस में शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया, चाहे वो MBBS हो, MTech हो, BTech हो, JNM हो, ANM हो, जीरो बैलेंस में उनको शिक्षा ग्रहण कराकर उनको डिग्री देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। तो मेरे आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है, जिस प्रकार से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जीरो बैलेंस पर शिक्षकों को, छात्र छात्रों को शिक्षा दिलाने का काम किया है, इसी प्रकार से मैं मांग रखता हूं कि आप भी पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़े, कमजोर लोगों को पूरे देश में जीरो बैलेंस पर उनका एडमिशन कराकर उनको शिक्षित बनाने का काम करें। अगर आप लोगों ने दलित, पिछड़े, कमजोर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पर रोज शिक्षा देने का काम कर दिया, तो निश्चित तौर पे ये भारत एक मजबूत देश बनने का काम करेगा, क्योंकि साथियों बिना शिक्षा के कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। जहां तक बेरोजगार की बात यहां पर रखी गई थी, वर्तमान सरकार के कथानुसार मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन यह चुनावी जुमला बनकर रह गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में लगभग 10 लाख पद खाली हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेल मंत्रालय में 2,54,000 पद खाली हैं तथा रक्षा विभाग में 2,64,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1.4 लाख पद खाली हैं और डाक विभाग में करीब 90,000 रिक्त हैं। 1 मार्च 2021 तक 40.35 लाख स्वीकृति पदों के मुकाबले मात्र 30,55,000 कर्मचारियों को कार्यरत हैं। इस रिक्त स्थानों को सरकार शीघ्र अतिशीघ्र भरने का उपाय करे और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करे। जहां तक आप लोगों की सरकार ने बात कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था आप लोगों ने की। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में कोविड के संकट के दौरान ये लागू किया गया था। वो समय बहुत अच्छा था कि लोग बेघर थे, कमजोर थे, उनके पास कोई कारोबार नहीं था, लोग सड़क पर थे। आप लोगों ने अन्न देने का काम किया, ये व्यवस्था दी, मुफ्त राशन देकर उनकी जीवन यात्रा का आप लोगों ने देने का काम किया। बधाई के आप लोग पात्र हैं। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करते हो, तो ये देश में दर्शाता है कि कितनी बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में है कि आप राशन के बल पर एक गरीब को रोजगार नहीं बल्कि उसको राशन देने का काम करते हो। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं देश के 80 करोड़ लोग
इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें तो 80 करोड़ लोगों के घर में उनकी योग्यता के अनुसार उनको एक सरकारी नौकरी दे दें तो निश्चित तौर पे ये देश आत्मनिर्भर जो भारत का कल्पना आप लोग करते हैं, निश्चित तौर पे देश आत्मनिर्भर बनने का काम करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात यहां पर बड़ी कही। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को आप लोगों लाए। देश की आजादी के बाद आपकी सरकार ने यह व्यवस्था को लागू किया। 70 साल तक जो सरकारें देश में रही, किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नहीं की, लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में मिलता है जिनके पास अपनी जमीन होती है। जिनके पास अपनी जमीन है उसे आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको ऋण देने का काम करते हैं, उसको मकान बनाने का काम करते हैं। लेकिन करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। जो लोग फुटपाथ पे जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन यापन करते हैं, जो लोग झोंपड़ी डालकर अपना जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना को आप लोग धरातल तक ले जाना चाहते हो तो जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो सरकारी जमीन है, उन्हें गरीब जिनके जो भूमिहीन लोग हैं उनको आवास से पट्टे देकर उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का काम करें तो निश्चित तौर में कोई भी देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सर छुपाने के लिए अपनी छत नहीं होगी। जिस प्रकार से हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मानव श्री काशीराम आवास शहरी योजना हम लोगों ने चलाने का काम किया। मानव शहरी आवास योजना का मतलब यह था कि साथियों जिसके पास ना जमीन हो ना जिसके पास पट्टा हो, उसे 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पानी, बिजली की व्यवस्था बहन कुमारी मैत्री की सरकार हम लोगों ने देने का काम किया। अगर आप चाहते हैं हर गरीब के पास अपना घर हो तो उसी तर्ज पर आप हर गरीब को साथियों पट्टा देकर इस सरकार से कहना चाहता हूं उनको आवाज देने का काम करें। महिला सशक्तिकरण की बात भी यहां कही गई। महोदय, जैसा कि वर्तमान सरकार ये वर्ष विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण गणतंत्र दिवस के पर होने वाले समारोह में एक झलक देखने को मिली है। इस संदर्भ में मुझे बस इतना वो कहना है कि वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार से संबंधित कुल 4,45,256 केस रजिस्टर किए गए हैं, जो लगभग 51 FIR महिलाओं पर प्रति घंटा दर्शाने का काम करती है। सबसे दुखद तो यह है कि 14,247 केस बस 2022 में दिल्ली में दर्ज हुए हैं, जो देश के अन्य राज्यों से सर्वाधिक हैं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सबसे कम क्षेत्रफल में महिलाओं के ऊपर देश में सर्वाधिक अत्याचार होना, यह शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। ये सोचने में विवश करता है कि महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार विफल है। इस सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड आप लोगों को लेकर आए थे। यह अच्छी पहल सरकार की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर सहायिका पर उनका मानदेय बहुत कम है। आप ये योजना लाए कि भाई उनके परिवार में जब बीमारी होती थी वो अपना उपचार कराने में सक्षम नहीं थे। आप लोग आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने आंगनबाड़ी और सहायिका को जो दिया है, आप लोग बधाई के पात्र, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, चाहे वो कोविड का वक्त हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, चाहे घर घर जाकर सहायिका आंगनबाड़ी जो पोषक तत्व जो बांटने का काम करती है, घर घर जाने का काम करती है, तो मैं चाहता हूं अगर आप लोग देना ही चाहते हैं आंगनबाड़ी और सहायिका को, आप लोग सरकारी कर्मचारी बनाने का काम करें। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको मिल गया तो निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी और सहायिका को भी सम्मान देने का काम आप लोग करने का काम करेंगे। जहां तक किसान की बात, मानवर एक मिनट, महोदय, कई सरकार बार बार किसानों के हित की अनदेखी कर रही है। अभी हाल ही में NCRB के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक महाराष्ट्र में किसान और कृषि कार्य में लगे मजदूरों के मात्र 2 साल के अंदर 12,227 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका कारण फसल का नुकसान, कर्ज की अदायगी न होने पाने के कारण जमीनों का उनके हाथ से चले जाना आदि है। इसके अंतरिम बजट 2023-24 के संदर्भ में हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मैत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है वे वास्तव में जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाले ज्यादा है। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद है, चिंतनीय है। इसके साथ ही
देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों को और वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ 80 करोड़ लोग को फ्री राशन के मोहताज जीवन जीने का मजबूर होना नहीं पड़ता। महोदय, मेरे गृह जनपद में संसद क्षेत्र नगीना और बिजनौर में राजमार्ग में पड़ने वाली टोल प्लाजा के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। NH 34 के रास्ते बिजनौर से नजीबाद की ओर जाने वाले यातायात के लिए पहले से फ्री टोल प्रस्तावित है। NH 734 और NH 790 AD के माध्यम से बिजनौर से धामपुर की ओर यातायात कोतवाली से धामपुर के बीच पहले से टोल संचालित है। ये सड़क 2 लेन वाली सड़क है, जिसका अधिकतम उपयोगकर्ता क्षेत्र के किसान और स्थानीय निवासी करते हैं। कोई भी वाणिज्य वाहन इस सड़क पर उपयोग नहीं करता। NHAI नीति के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे में सभी स्थानीय निवासियों को टोल शुल्क में से छूट दी गई है। फिर भी सरकार बिजनौर कोतवाली रोड के बीच टोल प्लाजा के निर्माण पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? विदित हो कि NHAI अधिकारी जानबूझकर किसानों और स्थानीय निवासियों से अवैध टोल वसूलना चाहते हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। इस छोटी सी सड़क पर टोल की व्यवस्था नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि बिजनौर से कोतवाली के बीच बन रहे टोल प्लाजा का निर्माण किसानों व स्थानीय निवासियों के हित में अमल निर्माण रुकवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भावना गवळी जी, एक मिनट। भावना जी, मंत्री जी। हाँ, सरकारों को आदेश संवाद किया गया है कि जो भूमिहीन किसान गरीब हैं उनको जमीन उपलब्ध करा करके 20 बाई 25 करवाएं, आवास उनको दिया जाएगा। मंत्री जी ने अच्छी बात कही। संसद महोदय, संसद आपने सुना नहीं? मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, सुनो। आपने जो मुद्दा उठाया था, मंत्री जी ने आपकी बात कह दी। है, लेकिन उसमें जो एक शंका उठाई है उसमें राज्यों के साथ संवाद किया जा रहा है, किया गया है कि जो भूमिहीन गरीब है जिनके नाम से आवास आवंटित हुआ है उनको राज्य सरकारें जमीन दें, उनका आवास दिया जाएगा। धन्यवाद।